नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक मना स्थिति क्या है। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूँ, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक मना स्थिति क्या है। आपराधिक कानून का एक मूल सिद्धांत यह है कि अपराध में मानसिक और शारीरिक दोनों तत्व शामिल होने चाहिए। मैंस ने कहा है, एक व्यक्ति की इस तथ्य के बारे में जागरूकता था कि उसका आचरण आपराधिक है, मानसिक तत्व है और एक्टस रीस या एक्टस स्वयं भौतिक तत्व है। समान कानूनी युग लगभग 1600 के उत्तरार्ध के दौरान इंग्लैंड में पुरुषों की अवधारणा विकसित हुई, जब न्यायाधीशों ने यह पकड़ना शुरू किया कि अकेले एक अधिनियम आपराधिक दायित्व नहीं बना सकता जब तक कि वह मन की दोषी स्थिति के साथ न हो। पुरुषों की डिग्री एवं विशेष सामान्य कानून अपराध के लिए आवश्यक है। मर्डर उदाहरण के लिए मन की दुर्भावनापूर्ण स्थिति की आवश्यकता थी, जबकि लार्सी ने मन की एक भयंकर स्थिति को आवश्यक माना है। आज अधिकांश अपराध सामान्य कानून अपराधों सहित उन विधियों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं जिनमें आमतौर पर एक शब्द या वाक्यांश होते हैं जो पुरुषों की वास्तविक आवश्यकता को दर्शाते हैं। एक विशिष्ट कानून उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को जानबूझकर या लापरवाही से कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी एक कानून किसी अपराध के लिए आपराधिक दायित्व बनाता है या किसी विशेष कार्य को चूकने के बिना किसी पुरुष को निर्दिष्ट किए बिना चूक करता है। इसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज कानून कहा जाता है। यदि इस तरह के कानून को जानबूझकर आपराधिक इरादे से किया जाता है तो अपराध करने वाला व्यक्ति दोषी हो सकता है, भले ही उसे यह पता हो कि उसमें या उसके कृत्य का कोई अपराध नहीं था और उसका अपराध करने का कोई विचार नहीं था। इस तरह के कानून के तहत आवश्यक सभी कार्य स्वैच्छिक है, क्योंकि अनैच्छिक कृत्य अपराध नहीं है। कभी कभी मेंस रिया का उपयोग सामान्य रूप से सामान्य शब्दों के साथ किया जाता है। हालांकि सामान्य इरादे का उपयोग आपराधिक दायित्व का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किया जाता है। जब कोई प्रतिवादी किसी विशेष परिणाम को लाने का इरादा नहीं करता, मेंस रिया से संबंधित एक और शब्द जो आमतौर पर आवश्यक है और उससे ऊपर एवं उससे परे मन की एक विशेष स्थिति का वर्णन करता है। उदाहरणार्थ, आपके द्वारा किसी व्यक्ति को धक्का देने का कार्य दो तरह से हो सकता है। एक, जानबूझकर उसे मारने के इरादे से, यह जानते हुए कि उसे तैरना नहीं आता है, आप उसे नदी में गिरा दें। और दूसरा, गलती से या अनजाने में आपके द्वारा उसे धक्का लग जाए और वह नदी में गिर जाए। दोनों ही स्थिति में उसकी मृत्यु आपके द्वारा ही हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों ही परिस्थितियों में अपराध समान है और इसलिए दंड समान मिलना चाहिए? नहीं। पहली स्थिति में आपने जानबूझकर उसे मारा है, जबकि दूसरी स्थिति में आपकी गलती या लापरवाही की वजह से आपके ना चाहने पर भी उसकी मृत्यु हुई है। यहाँ अंतर मना स्थिति या आशय का है। इस आपराधिक आशय या आपराधिक मना स्थिति को कानून के तकनीकी शब्द में मेंस रिया कहते हैं। न्याय का वर्तमान सिद्धांत यह मानता है कि किसी आपराधिक कृत्य पर विचार करते समय उस कृत्य के पीछे के मेंस रिया या आशय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस सिद्धांत का स्वाभाविक निष्कर्ष यह निकलता है कि आपराधिक कार्य अनिवार्य रूप से किसी मनुष्य द्वारा ही किया जाना चाहिए और वह मनुष्य आशय मनाने के लिए सक्षम हो। बहुत छोटे
बच्चे और पागल व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को अपराध नहीं माना गया है एवं उन्हें दंड नहीं मिलता है। इसी सिद्धांत के कारण अगर किसी मशीन या पशु द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य होता है जो उसे दुर्घटना माना जाता है, अपराध नहीं है। लेकिन यदि यह दुर्घटना उस पशु या मशीन के मालिक की गलती से हुई है तो इसके लिए मालिक दंडित होगा, ना कि वह पशु या मशीन। पहले जिस स्थानों पर न्याय का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत प्रचलित था, आज भी कुछ स्थानों पर यह प्रचलित है। वहाँ दंड का उद्देश्य बदला लेना होता है, जैसे आँख के बदले आँख। वहाँ पशु या मशीन को भी अपराधी मानकर दंडित करने का प्रचलन था। वर्तमान समय में चूँकि न्याय एवं दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारने का मौका देना माना जाता है, इसलिए वर्तमान न्यायशास्त्र का यह सामान्य नियम है कि कोई कार्य अपने आप में अपराध नहीं होता जब तक कि उसमें मेंस रिया यानी अपराध का मानसिक तत्व न हो। यह इस मौलिक सिद्धांत पर आधारित है, मात्र कृत्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका आशय ऐसा न रहा हो। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। यद्यपि आईपीसी में कोई सामान्य कथन नहीं है कि अपराध के लिए मानसिक तत्व का होना आवश्यक है, लेकिन इसमें प्रत्येक अपराध के लिए उसे गठित करने वाले सेक्शन में ही आवश्यक मानसिक तत्व या आशय का विशेष रूप से उल्लेख कर दिया गया है। आइए जानें मेंस रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले। पहला, महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हैंस जॉर्ज 1965 SC 722। हैंस जॉर्ज सोने का तस्कर था जो जर्मनी से फिनलैंड सोना लेकर हवाई जहाज़ से जा रहा था। जहाज़ मुंबई में ईंधन लेने और मेंटेनेंस के लिए रुका। भारतीय कस्टम अधिकारियों ने उसे अघोषित सोना रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जॉर्ज का बचाव यह था कि वह न तो भारतीय नागरिक था और न ही वह भारत आ रहा था। वह जहाज़ से बाहर ही नहीं निकला था, इसलिए भारतीय कानून तोड़ने का उसका कोई आशय नहीं हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू किया, क्योंकि संबंधित अधिनियम में कहीं यह नहीं था कि भारत में सोना लाने का कार्य जानबूझकर किया जाए। अगर ऐसे मामलों में मेंस रिया का सिद्धांत लागू किया जाए तो इस कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा। नेक्स्ट केस, मध्य प्रदेश राज्य बनाम नारायण सिंह AIR 1989 SSC 559। प्रतिवादी नारायण सिंह लॉरी ड्राइवर था जो बिना परमिट का उर्वरक मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र ले जाते हुए मध्य प्रदेश की सीमा पर गिरफ्तार हुआ। उसका बचाव था कि उसका आशय अवैध रूप से उर्वरक ले जाना नहीं था। दूसरा, लॉरी मध्य प्रदेश की सीमा में ही थी, इसलिए यह अपराध के लिए प्रयास नहीं बल्कि तैयारी मात्र था, जो कि दंडनीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रासंगिक सेक्शन के साथ ही अदरवाइज शब्द भी है, इसलिए इसमें ऐसे कार्य भी शामिल है जो अनइंटेंशनली किए गए हों। इसका आशय यह हुआ कि बिना वैध परमिट के उर्वरक को राज्य से बाहर निर्यात करने के लिए वैध मेंस रिया का होना आवश्यक नहीं है और यह कार्य अपने आप में अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है। इस केस में कोर्ट ने अपराध के 4 चरण आशय, तैयारी, प्रयत्न और निष्पादन तथा तैयारी और प्रयत्न के में अंतर पर भी विचार किया। नेक्स्ट केस है हमारा R बनाम
प्रिंस 1875। इंग्लैंड में उस समय नाबालिग लड़की को उसके पिता की अनुमति के बिना ले जाना अपराध था। अभियुक्त प्रिंस की तरफ से प्रतिरक्षा में यह कहा गया कि लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम थी, लेकिन उसने अपने को वयस्क बताया था और वह देखने में भी इतनी ही लगती थी। चूँकि अभियुक्त उसका नाबालिग होना नहीं जानता था, इसलिए किसी कानून के उल्लंघन के लिए उसकी दुरासहिता या मैंसरिया नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने इन तर्कों को नहीं माना, क्योंकि उसका कार्य दुराशय के बिना भी अपने आप में अपराध था। अभियुक्त को दोषी माना गया। नेक्स्ट केस, आर वर्सेस टॉल्सन 1889। अभियुक्त का पति युद्ध में कहीं लापता हो गया था। सैनिक विभाग और उसके पति के रिश्तेदारों ने भी उसे मरा हुआ मान लिया था। अभियुक्त ने पति को मृत मानकर दूसरा विवाह कर लिया। विवाह के बाद उसका पति लौट आया। उसने द्विविवाह के लिए पत्नी के विरुद्ध वाद दायर किया। पति की तरफ से यह तर्क किया गया कि अभियुक्त का कार्य विधि विरुद्ध था, भले ही उसका दुराशय हो या नहीं। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना। कोर्ट ने इस तर्क पर विश्वास किया कि अभियुक्त ने समुचित सावधानी के साथ युक्तियुक्त रूप से सत्य का पता लगाने के लिए प्रयास किया, और जब उसे यह विश्वास हो गया कि उसका पति जीवित नहीं है, तब उसने विवाह किया। इसलिए उसे अभियोग मुक्त कर दिया गया। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।